हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारे लेक्चर का टॉपिक है, आज के लेक्चर में भी हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन एंड इसके अलावा हम देखेंगे रीवर्किंग प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं विद अवर टॉपिक करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिंसिपल क्या है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन का? A procedure must be provided for appropriate action to be taken in the event of product or service non-conformity that could impact on product safety, legality or other specified quality characteristics. एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए और होना ही चाहिए ताकि किसी भी प्रोडक्ट के लिए कोई भी अगर नॉन कन्फर्मिटी होती है तो एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके ताकि जो प्रोडक्ट है उसकी सेफ्टी, उसकी लीगैलिटी और इसके अलावा जो कुछ और स्पेसिफाइड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको मेंटेन किया जा सके। This procedure needs to provide for the corrective actions to be taken on identification of non-conformance, determining the extent and the implications of that non-conformance and the appropriate actions to be taken. अब ये जो प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं ये इस तरीके से होते हैं कि उनमें किस तरीके का एक्शन लेना है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो कैसे करेक्टिव एक्शंस होंगे, कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा, चीज़ों को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, ये सारी चीज़ें ही इस प्रोसीजर में इन्वॉल्व होती हैं। So there are some general points. Let us see those points. Major non-conformance is defined as a food safety management system. जो non-conformance होता है ये होता है फूड मैनेजमेंट सिस्टम, फूड इंटीग्रिटी मैनेजमेंट सिस्टम और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। फेलियर और फॉल्ट दैट कुड गिव राइज टू अ फूड सेफ्टी हज़ार्ड। अगर किसी भी सिस्टम में जैसे फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, फूड इंटीग्रिटी मैनेजमेंट सिस्टम है या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, इनमें कोई भी फेलियर होता है, कोई भी फॉल्ट होता है जिससे कि जो फूड है उसकी सेफ्टी को खतरा होता है, फूड की इंटीग्रिटी को खतरा होता है, तो इसको बोला जाता है नॉन कन्फॉर्मेंस। Routine inspection, monitoring or verification activities incorporated within the quality management system, food safety management system or food integrity management system may identify instances of non-conformance. जो रूटीन इंस्पेक्शन होता है, प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है एक रेगुलर इंटरवल पे, या जो वेरिफिकेशन एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सारी ही एक्टिविटीज़ हर सिस्टम में होती हैं, चाहे वो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हो या फिर वो फूड इंटीग्रिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो या फिर वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो। इन सभी में रूटीन इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन एक्टिविटीज़ होती रहती हैं जिनसे कि जो नॉन कन्फॉर्मेंस है इसकी इंस्टेंस को या इसके रिस्क को कम किया जा सकता है। कुछ आता है, ऑल करेक्टिव एक्शंस शुड बी डॉक्यूमेंटेड ऑन द एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड। जो करेक्टिव एक्शंस हैं, किस तरीके से चीज़ों पे एक्शन लेना है, इनको एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर बना दिया जाता है और जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं, तो चलिए उन पे एक नज़र डालते हैं। द डेट द फॉर्म इज़ कंप्लीटेड। जिस डेट पे फॉर्म को कंप्लीट किया गया है वो डेट होनी चाहिए। डिटेल्स ऑफ द एक्चुअल नेचर ऑफ द नॉन कन्फॉर्मिटी। जो नॉन कन्फॉर्मेंस हो रहा है उसका एक्चुअल नेचर क्या है और किस तरीके के सिस्टम से वो अटैच्ड है या फिर किस तरीके की इरेगुलरिटी वहाँ पे हुई है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में होनी चाहिए।
प्रोडक्ट डिटेल्स इंक्लूडिंग ट्रेसेबिलिटी इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट की सारी डिटेल, साथ ही उनको ट्रेस करने के लिए किस तरीके का प्रोसीजर अप्लाई किया गया उनके साथ में, ये इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। सो दैट बैच और बैचेस इन्वॉल्व कैन बी आइडेंटिफाइड, ताकि जो बैचेस हैं जिनकी बात चल रही है नॉन कन्फर्मिटी की, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। हाउ मच मटेरियल और प्रोडक्ट इज अफेक्टेड, कितना प्रोडक्ट है या कितना मटेरियल है जिसपे कि अफेक्ट पड़ा है, ये इंफॉर्मेशन भी जो करेक्टिव एक्शन लेने हैं उस रिकॉर्ड में होनी चाहिए। लोकेशन ऑफ द मटेरियल और प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ऑन साइट और थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन चेन, जो प्रोडक्ट है या जो मटेरियल है उसकी लोकेशन क्या है, वो ऑन साइट है, जिस साइट पे वो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर हुआ है वो उसी जगह पे है, या फिर जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, सप्लाई चेन है, जो कंज्यूमर्स हैं वहाँ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये लोकेशन का भी मेंशन होना चाहिए रिकॉर्ड में। द रूट कॉज ऑफ नॉन कन्फर्मिटी, जो नॉन कन्फर्मिटी हुई है उसका रूट कॉज क्या है, वो हुई क्यों है, ये भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। The required action to be taken including the need for product recall और product withdrawal, इस रिकॉर्ड में ये भी होना चाहिए कि कौन कौन से एक्शंस लिए जा सकते हैं, क्या प्रोडक्ट रिकॉल की ज़रूरत है या प्रोडक्ट को विड्रॉ करना पड़ेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन भी उस रिकॉर्ड में होनी चाहिए। द टाइम स्केल फॉर द रिक्वायर्ड एक्शन, जिस एक्शन की ज़रूरत है उसमें टाइम क्या होगा, टाइम कितना लगेगा, ये भी होना चाहिए। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरटेकिंग द एक्शन, जो एक्शन लेना है उस एक्शन को कौन लेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उस एक्शन के लिए। दैट ऑल पार्टीज हैव एक्सेप्टेड द नॉन कन्फर्मिटी एंड एग्रीड द अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन, जो पार्टीज इंक्लूडेड हैं वो सारी पार्टीज एग्री हैं या नहीं है जो भी करेक्टिव एक्शन लेने हैं, क्योंकि सभी का एग्री होना भी ज़रूरी है। Who is accountable for the decision on the corrective action necessary, किस को जो डिसीजन लिया जा रहा है उसके लिए अकाउंटेबल कौन है। एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग करेक्टिव एक्शन हैज़ बीन अंडरटेकन एंड इज़ इफेक्टिव, और इस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कि जो करेक्टिव एक्शन लिए गए हैं वो जो मेंशन है रिकॉर्ड में कि ये करेक्टिव एक्शन लेने चाहिए, उन करेक्टिव एक्शंस को ले लिए गए हैं और वो करेक्टिव एक्शंस इफ़ेक्टिव हैं। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर के बेस पे ही चलती हैं। अब आता है करेक्टिव एक्शन प्लान में क्या क्या होना चाहिए। करेक्टिव एक्शन प्लान्स शुड एड्रेस द फॉलोइंग, कुछ चीज़ें होनी चाहिए जैसे कि इंश्योरिंग ऑल रॉ मटेरियल्स, इंग्रेडिएंट्स, प्रोसेसिंग एड्स, पैकेजिंग एंड पार्ट प्रोसेस्ड एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट आर सेफ, लीगल एंड कंप्लाई विद स्पेसिफिकेशंस। जो करेक्टिव एक्शंस हैं उनको इंश्योर करना चाहिए कि जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, प्रोसेसिंग एड, पैकेजिंग है, वो सारी चीज़ें सेफ़ हों, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो सेफ़ हो, लीगल हो, और जो भी स्पेसिफिकेशंस उसके बताए गए हैं वो उसके साथ में कंप्लाई कर रहा हो। मिनिमाइजिंग एनी इम्पैक्ट ऑन दी कस्टमर, कोई भी अगर उसका इफ़ेक्ट कस्टमर पे पड़ रहा है किसी भी प्रोडक्ट का तो उसको मिनिमाइज किया जाना चाहिए। एंड इंश्योरिंग द नॉन कन्फर्मिटी डज नॉट अकर अगेन, और ये भी इंश्योर करना चाहिए कि अगर एक बार नॉन कन्फर्मिटी हो गई है, कोई दिक्कत हुई है, तो वो चीज़ दोबारा से ना हो। The importance of the non-conformity, that is, whether the non-conformity is minor, a one-off incident, a repeated minor incident or major system failure, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पता चले ये जो नॉन कन्फर्मिटी हुई है ये किस तरीके की है, छोटी सी है या अचानक से हो गई है, या फिर वो कोई छोटा सा इंसिडेंट है जो कि रिपीट हो गया है, या फिर एक पूरा जो मेजर सिस्टम है उस सिस्टम का फेलियर हो गया है। वहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि करेक्टिव एक्शन प्लान में ये भी इंक्लूडेड हो।
The resources required to implement corrective action in terms of financial resources, जिन resources की requirement है corrective actions को implement करने के लिए वो complete हैं, financial resources उनके पास हैं या नहीं हैं. इसके अलावा training, personal and development of the documentation and follow up activities. जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपर है कि नहीं है, पर्सनल्स जितने लोगों की वहाँ ज़रूरत है करेक्टिव एक्शन लेने के लिए वो हैं या नहीं है, और फिर जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है. इसके अलावा फॉलोअप एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी होती हैं टू इंश्योर इट हैज़ बीन इफ़ेक्टिव, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो करेक्टिव एक्शंस लिए गए हैं वो इफ़ेक्टिव हैं. Corrective action plans need to be reviewed by the quality control manager. ज़रूरी होता है कि quality control manager corrective actions को proper review करे to ensure that the required actions are undertaken by the designated date and the actions are effective. जिस डेट पे बताया गया था जो एक्शन लिए गए हैं वो इफेक्टिव हैं या नहीं हैं, ये मैनेज करता है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, या फिर उसकी जगह पे जो भी डेजिग्नेट पर्सन है वो ये चीज़ को इंश्योर करेगा. अब आती है कस्टमर कंप्लेंट्स और डिपॉर्ट रिजेक्शन. कस्टमर की कंप्लेंट्स क्या क्या हो सकती हैं, क्या है डिपॉर्ट रिजेक्शन. करेक्टिव एक्शंस अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ कस्टमर और कंज्यूमर कंप्लेंट्स और कस्टमर डिपॉर्ट रिजेक्शंस नीड टू बी फॉर्मली कंट्रोल्ड. ज़रूरी होता है कि जो भी करेक्टिव एक्शन लिए जा रहे हैं उनको फॉर्मली कंट्रोल्ड किया जाए, क्योंकि जो बाकी कस्टमर्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं या नहीं है, कंज्यूमर की कंप्लेंट्स हैं, इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान में रखा जाता है. The quality control manager or a designate should make a formal assessment of the product on its return to determine the correct disposal. जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर होते हैं या जो डेजिग्नेट होते हैं उनको एक फॉर्मल असेसमेंट बनाना चाहिए ताकि जो प्रोडक्ट है उसका जो रिटर्न हो रहा है या जो डिस्पोजल हो रहा है वो सारी चीज़ें प्रॉपरली हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इन चीज़ों को डिटरमाइन किया जा सके. अब आते हैं प्रिवेंटिव एक्शंस. क्या क्या प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा सकते हैं. प्रिवेंटिव एक्शंस अराइजेस फॉलोइंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ वीकनेस in the food safety management system, quality management system or food integrity management system as a result of inspection, monitoring or verification, including audits and management review processes, trend assessment and risk analysis. Preventive actions कैसे लिए जाते हैं. पता चलता है कि कोई वीकनेस है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में, फूड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम या इंटीग्रिटी मैनेजमेंट सिस्टम में अगर कोई भी वीकनेस आती है, और ये कैसे पता चलती है, इनका रेगुलर इंस्पेक्शन, रेगुलर मॉनिटरिंग से पता चलती है. इसके अलावा ऑडिट को भी मैनेजमेंट रिव्यू प्रोसेस होती है. ऑडिट के रिव्यू के लिए ट्रेंड असेसमेंट होता है, रिस्क की एनालिसिस की जाती है और उसके बाद में ही इन प्रिवेंटिव एक्शंस को लिया जाता है. Preventive action is designed to eliminate the cause of a potential non-conformity. Preventive action इस तरीके से बनाए जाते हैं कि जो कॉज है, जो नॉन कन्फॉर्मिटी को कॉज कर रहा है, उस कॉज को भी एलिमिनेट कर दिया जाए एंड प्रिवेंट इट अकरिंग इन द फर्स्ट प्लेस, और दोबारा से इसको होने से भी रोका जा सके. प्रिवेंटिव एक्शन इज़ अ प्रोटेक्टिव रेदर देन अ रिएक्टिव एक्टिविटी. प्रिवेंटिव एक्शन जो है ये ऐसी नहीं है कि किसी एक्शन पे रिएक्शन दे रही है, ये एक प्रोटेक्टिव एक्टिविटी है. फूड की इंटीग्रिटी और सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए ये प्रिवेंटिव एक्शंस प्रोटेक्ट करते हैं. एंड अ प्रिवेंटिव एक्शन प्लान फॉर्म्स पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्लान. प्रिवेंटिव एक्शंस जो होते हैं इनको बनाया जाता है एज पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्लान. इम्प्रूवमेंट प्लान्स में कंटिन्यूअसली प्लान बनाए जाते हैं कि किस तरीके से फूड को सेफ रखा जाए, किस तरीके से क्वालिटी को मैनेज करके रखा जाए. Corrective and preventive action, that is
CAPA is a term often used in good manufacturing practice. गुड मैन्युफैक्चरिंग में इसका बहुत ही बड़े स्केल पे यूज़ होता है। इसके अलावा HACCP में इसका बहुत बड़े स्केल पे रोल होता है। इसके अलावा TACCP दैट इज थ्रेट एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट में भी करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस का बहुत रोल होता है। टू डिस्क्राइब द प्रोसेसेस ऑर्गेनाइजेशंस अंडरटेक to eliminate non-conformity and to develop a continuous improvement program that is appropriate to the product manufactured and the processes employed. ये ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि जो फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है उसका कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते हैं और जो प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ है उसकी अप्रोप्रिएट क्वालिटी को भी मेंटेन करते हैं। The steps of the corrective and preventive action process can be described as सबसे पहले identify the problem, failure और weakness। क्या प्रॉब्लम है, फेलियर कैसे हुआ, कैसी वीकनेस है, इसको आइडेंटिफाई करना। देन डिटरमाइन द रूट कॉज, मेन कॉज क्या है, मेन रीज़न क्या है उस प्रॉब्लम के पीछे। डिटरमाइन द करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन, किस तरीके का एक्शन वहाँ पे लिया जा सकता है। इम्प्लीमेंट द एक्शन, एक्शन को अप्लाई करना। रिव्यू एंड ऑडिट, फॉलो अप टू इंश्योर एक्शन इज इफेक्टिव, प्रॉपर रिव्यू करना कि जो एक्शन लिया गया है वो इफेक्टिव है। इफ द एक्शन इज इनइफेक्टिव देन फॉलो प्रीवियस स्टेप एंड इम्प्लीमेंट एडिशनल करेक्टिव एक्शन। अगर एक्शन इनइफेक्टिव है तो फिर से यहाँ से शुरुआत होती है कि दोबारा से आइडेंटिफाई करिए, दोबारा से इम्प्लीमेंट करिए करेक्टिव एक्शंस को। Now analyze the system for further areas requiring corrective and preventive action. अब सिस्टम को एनालाइज करिए कि दोबारा से कहाँ पे ज़रूरत है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस की। अब आता है रीवर्किंग प्रोडक्ट। ये हमारा दूसरा टॉपिक है। इसके सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करेंगे। Material may be recovered, reworked or reprocessed by an appropriate and authorized method provided that the material is safe and suitable for such treatment. जो materials हैं reworking product का मतलब होता है कि उनको recover किया जाए, reworked या फिर reprocessing की जाए उनकी by authorized method से, ताकि जो material है वो safe हो और हर एक treatment के लिए suitable हो। and traceability of original raw material and part processed product is maintained so that the resulting product complies with the relevant specifications and that the related documentation accurately records what has occurred. इसके साथ में ही इसमें ट्रेसिबिलिटी भी मेंटेन की जाती है। जो ओरिजिनल रॉ मटेरियल हैं या जो प्रोसेसिंग जिनकी चल रही है और जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होता है उसको भी देखा जाता है कि वो रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर रहा है या नहीं। Some general terms are given here. All reworking activities must be undertaken in line with strict procedures. जो reworking activities होती हैं इनके लिए strict procedures होते हैं जिनको कि फॉलो किया जाना चाहिए to ensure that the resulting finished product is safe and complies with relevant legal and quality criteria, जिससे कि इंश्योर किया जा सके कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनके रेडी हुआ है वो सेफ है और जो भी क्वालिटी का क्राइटेरिया है, जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें सारी ही लीगल रेलिवेंट क्वालिटीज़ हैं। As there are so many different circumstances that can arise with different kind of food product and processes, it is not possible to be specific here about each of them. बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो कि नॉर्मल प्रोडक्ट के साथ में, प्रोसेस के साथ में अराइज हो सकती हैं और पॉसिबल नहीं होता है कि सभी के बारे में स्पेसिफिक कोई भी एक्शन लिया जा सके। So the matter referred to here, however, may be classified under 3 main groups. तो ऐसी जो प्रोसेसेस होती हैं तो इनको डिफाइन कर लिया जाता है सिस्टमेटिक, सेमी सिस्टमेटिक एंड अकेजनल प्रोसेसेस में। उसके हिसाब से उन पे प्रॉपर एक्शन लिया जाता है कि कैसी सिस्टमेटिक है, सेमी सिस्टमेटिक है
या फिर ओकेजनल है, उस हिसाब से ही रीवर्किंग का एक्शन लिया जाएगा। बात करें अगर सेमी सिस्टमैटिक की, सिस्टमैटिक का तो मतलब ये होता है कि इस तरीके से कोई भी प्रोसेस जो कि एक सिस्टम से चल रही है, प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो कर रही है, एक सिस्टम बन गया है। लेकिन सेमी सिस्टमैटिक का मतलब है सेमी सिस्टमैटिक अप्लाइज टू इंस्टेंसेस वेयर अ वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ इंट्रिंसिकली satisfactory but extrinsically unacceptable product occur and can be reused। सेमी सिस्टमेटिक का मतलब होता है कि वेरिएबल क्वांटिटी होती है सेटिस्फैक्ट्री लेवल की, या फिर इंट्रिंसिकली सेटिस्फैक्ट्री है या एक्सट्रिंसिकली अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट है, और इसके साथ में ये होता रहता है और रीयूज किया जाता है इसको। मिसहैपन और शॉर्ट वेट मोल्डेड चॉकलेट बार्स or two instances where a usable starting material can be extracted from wholesome but defective product, या ऐसी कोई इंस्टेंस जबकि कोई यूजेबल स्टार्टिंग मटेरियल है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए किसी भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट को, दैट इज रिकवरी ऑफ शुगर एज अ सिरप फ्रॉम मिसहैपन और इररनेसली फॉर्मुलेटेड शुगर कन्फेक्शनरी। जैसे कि शुगर का रिमूवल यहाँ पे एक एग्जाम्पल है सेमी सिस्टमेटिक प्रोसेस का। अब ओकेजनल का क्या मतलब होता है? ओकेजनल इंस्टेंसेस इन ऑल केसेस, लगभग सभी केसेस में होता है, बट टू बी सब्जेक्टेड टू रिस्क असेसमेंट बाय द क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर बिफोर एनी डिसीजन एज टू डिस्पोजिशन। इसके केस में होता क्या है कि जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर होता है या उसकी जगह पे जो भी डेजिग्नेट अपॉइंट किया जाता है, उनका काम होता है कि वो प्रॉपर रिस्क असेसमेंट लें और रिस्क असेसमेंट के बाद में ही किसी भी डिसीजन को लें और उसको वहाँ पे अप्लाई करें। इन द स्पेशल क्लास केस ऑफ अ ग्रुप ऑफ finished product packages that has failed the reference test for filled weight और volume, कोई स्पेशल केस होता है जो कि रेफरेंस टेस्ट में फेल हो जाता है, जैसे कि फिल्ड वेट है या वॉल्यूम है। वेरियस वेज ऑफ रेक्टिफिकेशंस आर पॉसिबल, तो इनके लिए बहुत से वेज ऐसे हैं जिनके द्वारा इसका रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है, इनमें सुधार किया जा सकता है। अब आता है रिजेक्शन। Inevitably, rejection of materials described above will be necessary from time to time। जो रिजेक्शन है मटेरियल्स का, ये भी टाइम टू टाइम नेसेसरी होता है। एंड प्रॉपर मीन्स ऑफ डिस्पोजल शुड बी कंसिडर्ड एंड एग्रीड विद द क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। जो डिस्पोजल का मतलब है कि किस तरीके से होना है, कैसे होना है, क्यों होना है, इन सारी चीज़ों में जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है और उनको एग्री होना होता है। इसके साथ ही कोई जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं या कोई अदर इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं जो वो भी इसमें पार्ट ले सकती हैं, सच एज द परचेसिंग मैनेजर और सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। जो कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, परचेसिंग मैनेजर हैं, ये भी इसमें अपना रोल ले सकते हैं और आगे जो अपना कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट का रिजेक्शन है उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। In determining disposal, due regard should be paid to the need of securing cost recovery। इस तरीके से कोशिश की जानी चाहिए कि जो कॉस्ट है उसको रिकवर कर लिया जाए। प्रोटेक्टिंग द कंपनी और ब्रांड नेम, इसके साथ में इस तरीके से भी होना चाहिए काम की कंपनी का या जो ब्रांड का नेम है वो भी खराब ना हो। प्रोटेक्टिंग द पब्लिक एंड कंप्लाइंग विद अप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव और लोकल अथॉरिटी रिक्वायरमेंट। जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है ताकि पब्लिक का भी प्रोटेक्शन हो और प्रॉपर एक्शंस भी लिए जा सकें रिजेक्टेड प्रोडक्ट और फॉर द डिस्पोजल। नेक्स्ट आता है रीलैबलिंग। रीलैबलिंग का मतलब ये होता है
कि दोबारा से लेबल करना। इन एनी री-लेबलिंग ऑफ पैक्स, एनी आइडेंटिफाइंग मार्क्स कैरीड बाय द ओरिजिनल लेबल्स शुड बी कैरीड बाय द न्यू लेबल्स। अगर कोई भी मार्क है, जैसे जो ब्रांड का नेम है, ब्रांड का लोगो है, अगर उसमें कोई डिफेक्ट है, उसको जब लेबल किया गया है तब वो प्रॉपर नहीं है, तो उसके लिए भी एक्शंस लिए जा सकते हैं और प्रोडक्ट की री-लेबलिंग करी जा सकती है। री-लेबलिंग में क्या होता है कि जो ओरिजिनल लेबल्स होते हैं उनको वहाँ पे लगा दिया जाता है, नए लेबल्स लगा दिए जाते हैं। एंड वेयर द पैक कैरीज अ ड्यूरेबिलिटी इंडिकेशन ऑन द लेबल, और जहाँ पे ड्यूरेबिलिटी मतलब जो प्रोडक्ट है वो कितने समय तक सुरक्षित रहेगा, जो बेस्ट बिफोर उस पर लिखा होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, इंडिकेशन होता है ड्यूरेबिलिटी को। सो द न्यू लेबल शुड कैरी अ डेट नो लेटर देन द ओरिजिनल ड्यूरेबिलिटी इंडिकेशन। जो नया प्रोडक्ट बनाया गया है उस पे मतलब जो दोबारा से लेबलिंग की है, ऐसा नहीं है कि उसमें उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा दिया, क्योंकि लेबलिंग नहीं हुई है, प्रोडक्ट तो पुराना ही है, तो प्रोडक्ट की जो ड्यूरेशन है, उसकी सेल्फ लाइफ कितनी है, कितने समय तक वो सुरक्षित रह सकता है, ये चीज़ें जो ओरिजिनल ड्यूरेबिलिटी होती है वही होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि पैकिंग जब नहीं करते हैं तो कोई जो लेबल है, जो ओरिजिनल लेबल उसमें था वो ठीक नहीं है, तो ओरिजिनल लेबल की जगह नया लेबल आ सकता है, लेकिन जो ड्यूरेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी उसकी ओरिजिनल ही रहेगी, उसकी जगह पे नई ड्यूरेबिलिटी को आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये इलीगल होगा। प्रोडक्ट अगर आप उसकी सेल्फ लाइफ जितनी है उससे ज़्यादा अगर आप वहाँ पे उसकी ड्यूरेबिलिटी दिखा देते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो विज़िट करिए हमारी एकेडमी की वेबसाइट को, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से कि आप लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। आप ITLS अकेडमी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। So thank you very much for watching. Like this video, share with your friends and also subscribe to our YouTube channel ITLS Academy. अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेरी है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर 7080833450 पर। So thank you again for watching this video. Thank you for watching with ITLS Academy.